बगावत हुई, इससे ज़्यादा हमें कोई डिटेल नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि कराची में जो बगावत हुई थी, यहाँ के मकामी जो फौजी थे, उनमें रामदेन पांडे था, सूरज बाली तेवरी थे, उस टोटल 44 जिसे कहते हैं काला पानी की सज़ा अंडमान का, वो भेज दिया गया था। बाकियों को यहाँ पर फांसी दी गई। 3 जो हैं वो लयाली में हमारे दोस्त बैठे हैं, कामरेड वाहिद, उसने भी इस पर काम किया है कि शाहबेग लाइन, शाहबेग का नाम सुना होगा, उसने इनको पनाह दी थी। शाहबेग ने कलाकोट के इलाके में वो 3 वहीं पर मारे गए थे। फिर शाहबेग को भी सजा हो गई थी वहीं पर, उसी क्योंकि थाना था उस वक्त कलाकोट का, उस पर उसको सजा हो गई थी। उससे ज़्यादा हमें उसके बारे में तफसील नहीं मिल रहा है कि शाहबेग के आवाज़ कहानी सुना रहे होते हैं, तो हमें दोनों तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बिल्कुल, मुआशरे को डिमांड करने की जरूरत है कि निज़ाम और अपनी कंप्लेंट को बजाय आप एक ऐसे फोरम पे खबर डाल दें जिसके बाद उसका कोई दरिया होने वाला नहीं है। आप ऐसी जगह पे आवाज़ उठाएं जहाँ पे उसका उस इंस्टीट्यूशन से कहें कि भाई मुझे इस बात का जवाब दो, ये मौजूद है और इंस्टीट्यूट के अंदर निज़ाम मौजूद है। सबसे पहली जगह जहाँ ये बात उठाएंगे वो इदारा है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा लेवल सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जहाँ पे आपको बात करनी चाहिए। तीसरा लेवल आपको प्रॉब्लम हेल्थ मिनिस्ट्री या PMDC हो सकता है। पहले लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि हम पहले लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लिख कर नहीं दे रहे हैं कि हमें तकलीफ क्या हो रही है, हम सिर्फ गाली देने पे भरोसा करें। कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके मतलब जापान और अमेरिका वगैरह में वो बहुत कार्रवाई होती है। अच्छा, मेल प्रैक्टिस में सिर्फ ये चीज़ शामिल नहीं, उसने गलत किया। अभी हमारे जो जनरल ट्रेंड चल रहा है कि दुनिया में मोनोक्रोमेसी होती है, एक आदमी को एक दवाई दी जाती है। हमारे कमीशन के ये वो रिसेंटली होते हैं, 7 दवाई दी जाती है, जिससे 8 मर्दों मुब्तला को मर जाते थे। दिस ऑल्सो इंक्लूड इन द मेल प्रैक्टिस। तो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब तक नहीं होगी। अच्छा, दूसरे किसी सबसे अहम चीज़ ये कि ये वाक़या जो है मेल प्रैक्टिस के 1% की रिपोर्ट नहीं होती। आधे मरीज तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता। ये तो एक आध वाक़या इसमें रिश्वा या फलाने का आ गया तो इस वजह आ भी गया, मतलब सैकड़ों लोग हैं जिसमें हाजिर हो गए और कोई देर नो अथॉरिटी टू टेक वो मॉनिटर। जी, जो अहम बात है वो मेल प्रैक्टिस एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है जहाँ पर इंसान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहा हो, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लेके काम कर रहा हो, चाहे गलत ऑपरेशन कर रहा हो। ये एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है जो कि काबिले सज़ा जुर्म है। लेकिन दुनिया भर में जहाँ मेल प्रैक्टिस भी कैप्चर की जाती है वहाँ डॉक्टर को वहाँ से उठा के जेल नहीं भेजा जाता। आप उठा के आपने कहा कि मेल प्रैक्टिस है, आपको साबित करना पड़ेगा ये मेल प्रैक्टिस है, फिर आप डॉक्टर को सजा भी देंगे, जेल भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन आप अगर उसको अस्पताल से उठा के जेल में बंद करना शुरू कर देंगे तो आप अपने बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स को या तो इस मुल्क से बाहर भगा देंगे या उनका काम रुकवा देंगे। तो हमें वो प्रोसेस डिफाइन करना है कि हमें करना कैसे इस काम को। क्या एक आदमी ने कहा कि ये हो गया और उसने हम डॉक्टर को उठाएं और जेल में बंद कर दें? वो लेडी डॉक्टर जो कि भेजी गई थी जेल, जो नर्स भेजी गई थी जेल, क्या उसको बंद करने से हमने कुछ हासिल किया? हमने कुछ भी नहीं हासिल किया। हमने उस केस को जो हमने लेकर अदालत में प्रोसेस चलाया तो हमने कुछ हासिल किया। तो putting people in jail is not a response to medical error or negligence. Malpractice, yes, लेकिन you prove malpractice and you put them in jail. This is the process. Thank you. आपने बहुत अच्छा किया और इसमें आपने सेल्फ क्रिटिसिज्म रखा था। थैंक यू। अच्छा ऑफिशियली थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मीना, प्रोफेसर बुशरा शनाजी और आप सबका भी। और उम्मीद है कि जो इब्हाम हमारे जहन में थे वो कुछ हद तक
बल्कि मुकम्मल हद तक। लेकिन ये क्या हो गया? नहीं आगे बढ़े क्या हो गया मुख्य लगता है? हाँ, और ये बात हमें आगे पहुंचानी है ताकि लोग इसको समझ सकें। थैंक यू सो मच। चाय तैयार है और सनशाइन वार्म नहीं है आज। पार्टी फेरियर ने फिर एक मीटिंग बुलाई थी नए में जून में कराची की जो नेहरू लाइब्रेरी है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो चंदा किया गया था, 3000 का चंदा जमा किया गया कि यहाँ यूरोपियन को और उनके जो मदद करने वाले हैं उनको इसलाह फराहम किया जाए। तो बाकी लोगों के लिए इसलाह लेकर चलने पर पाबंदी थी, लेकिन यूरोपियन के लिए फारसी जो उनके साथ थे उनको इसलाह दिया गया और लोगों को डराया गया कि रात को जब सूरज गुरूब होगा इनके घरों के करीब हम नहीं जाएं, हो सकता है वो मशरूक आदमी और आपको ये मार दें। तो इस तरह का माहौल पैदा किया गया। इस वजह से हम देखते हैं कि कराची में भी आम लोगों के सवा एक दो के बाकी कहीं भी जब इनको फांसी दी जाती है, जहाँ इस वक्त इम्प्रेस मार्केट है, वहाँ पर आप देखें कि वो खुद नावल भी लिखता है और इनके जो लेटर्स हैं जो अब पहले तो वहाँ पर थे क्या नाम है अपना फेरेडार लाइब्रेरी में, अब उनको RIP रखे गए। तो आप देखेंगे तो उनमें वो लिखते हैं बहुत सारे हुजूम था लोगों का, एक हुजूम जो तमाशा की तरह देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी या तो उनको पता नहीं था या खौफ था कोई सी, क्योंकि कराची में जब 1839 में अंग्रेज़ ने जब हमला किया तो आप देखेंगे पूरी कराची में खामोशी थी। कराची के लोगों ने साथ नहीं दिया था तालपुर पुरानों का। उसके बहुत सारे असबाब हैं, उस पर अगर हम अलग से बात करें, क्योंकि तालपुर पुरानों के जितने भी मुशीर थे कराची में उस दौर में वो लोकल लोग नहीं थे, या तो ईरान से इम्पोर्टेड थे या किसी और जगह से उनको लाया गया था। जामानी फैमिली है, यहाँ ज़ैनुल आबदीन वगैरह थे जो सिविल गवर्नर थे। एक बड़ी वजह ये थी। दूसरा लगान का था, यहाँ जितने किसान थे मलिर में बहुत ज़्यादा टैक्स था और जो माहीगीर है कोस्ट का उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो किसी ने भी साथ नहीं दिया टालपुरों का यहाँ पर अपने कराची में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि खुद उनके जो तरीक़ेकार था हुक्मरानी का वो। दूसरी बात यह है कि जो सिंध का जो अक्सरियती था वो सुन्नी फिरके से ताल्लुक़ रखता था और जो टालपुर थे वो शिया थे। ये चीज़ें भी उस वक्त थी। तो सिंध में बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे कि जो सवाए 2 जंगें दुब्बी और म्यानी की, उसके अलावा में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत में इतने ज़्यादा उनके फौजी भी नहीं थे, लेकिन पूरा सिंध उठ के खड़ा हो जाए इस तरह की बातें हमें नज़र नहीं आती हैं। उसके बहुत सारे वजूहत थे और बहुत सारे लोग जो सिंध के वो इनको टालपुरों को बाहर से आए हुए जराजात के लोग समझते हैं, वहाँ से आए और हम फिर हुक्मरानी की। तो इन सारी चीज़ों का असर फिर 1857 के जंग आज़ादी पर भी पड़ा। तो कराची और हैदराबाद में सवाए सिपाहियों के हमें कहीं भी जो आम आदमी है वो नज़र नहीं आ रहा है इस सारे बगावत में। लेकिन शिकारपुर और जैकबाद की सूरत कुछ मुख्तलिफ थी। शिकारपुर में सिपाहियों ने भी बगावत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर 3 यूरोपियन भी मारे गए थे और 2 इनके सिपाही मारे गए थे। उन्होंने पूरा शिकारपुर का जो छावनी है उस पर कंट्रोल भी हासिल किया था, लेकिन फिर पूरी रात जो फायरिंग चलने के बाद फिर अंग्रेज़ ने जाके वहाँ कंट्रोल हासिल किया और लोग वहाँ जो सिपाही थे 12 के करीब उनको गिरफ्तार भी किया। लेकिन वहाँ पब्लिक जो थी वो दिलमराद खोसा और दरिया खान जखरानी जो है उन्होंने फिर पब्लिक को उबारा। दरिया खान दिलमराद खोसा के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि वो मुसलसल जो है अंग्रेज़ के कब्ज़े के बाद वो जंग में लड़ते रहे, छापा मार जो जैसे हम कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो गिरफ्तार होते हैं। जॉन जैकब उसकी ज़मानत लेते हैं। जॉन जैकब वहाँ जैकबाद उसी के नाम से है, तो जॉन जैकब उसकी ज़मानत और जॉन जैकब के पास वो नौकरी भी करते हैं, लेकिन वो मुतमईन नहीं होते हैं। उसके बाद फिर ये इस बगावत में हिस्सा लेते हैं। मच जेल है, वहाँ पर भी लोगों ने फायरिंग की, वहाँ पर 1-2 लोग इनके मारे गए। तो उस बगावत में तो शिकारपुर और जैकबाद में जो आम लोग हैं वो नज़र आते हैं, न सखर में नज़र आता है, न हैदराबाद में, न कराची में। वहाँ पर सिपाहियों
की जो बगावत हमें नज़र आती है, लेकिन आम लोगों की बगावत हमें शिकारपुर और जैकबाद में नज़र आती है। फिर ये होता है कि जो अंग्रेज़ जिस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग, तो खैरपुर का जब खैरपुर की मैंने बात की, उस वक्त खैरपुर के कायम मुकाम मीर जो थे वो शाहनवाज थे, मीर शाहनवाज को जब अंग्रेज़ कहते हैं कि आप आ जाएं, तो शाहनवाज एक बहुत बड़ी जो है वो लश्कर लेके, जिसमें पंजाब के लोग होते हैं और कंधार से भी उनके जो लोग हैं वो होते हैं, इनके अपने लोग, तो वो उनको कहता है दिलमराद को और दया खान को कि मैं आपका हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। इसी कश्मकश में वो जब आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, दिलमराद को, दरिया खान को, फिर उनको सक्खर जेल में रखा जाता है। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता, लेकिन 1980 में एक मजमून छपा था जो दिलमराद खान के परपोते का था। ये जो सिडनी में जो मेला लगता है बैटल शो का, उस पर एक जो ब्रोशर निकालते हैं, उसमें एक मजमून था, उसमें वो लिखता है कि दिलमराद और दरिया खान और शाइल खान तीनों को अंडमान जो काला पानी की सज़ा वहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन शाइल का मुझे पता है कि शाइल सक्खर जेल में ही वहाँ पर उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसको फिर रिहा किया जाता है। तो शाइल का तो मुझे पता था, शाइल यहीं पर शाइल को वहाँ नहीं भेजा गया था। लेकिन दिलमराद और उसके बारे में दरिया खान के बारे में उनको भी तो ये पहले जो हैं वो यहाँ के सिंध के मकामी लोग थे जिन्हें उर्फ़ आम में काला पानी की जो सज़ा वो दी गई थी। इसी तरह ये इस बगावत को बहुत जल्दी 24 सितंबर के बाद ये पूरा जो है वो कंट्रोल किया जाता है सिंध में, और इतनी बड़ी जो मूवमेंट है वो उभर नहीं सकी। वो मैंने कुछ असबाब आपको बताए थे जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पीर वीर जागीरदार वो सब के सब उनकी जागीरें बाज की जाती हैं, और दरगाहों के जो वजीफ़ा था तालपुर दौर में या कलोड़ा दौर में उनको बरकरार रखा जाता है, उनका खर्चा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें की गई, उस वजह से अवामी बगावत में सवाई शिकारपुर और जैकबाद के कई नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरह हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जिसे हम कहें कि बहुत बड़े तादाद में अगर लोग निकलें, इस तरह की कोई बात हमें वहाँ पर भी कुछ एरिया हैं जैसे 500-600 किलोमीटर का एरिया है, उसमें भी बगावत नज़र आती है हम, लेकिन हर एक के अपने अपने जो थे, क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं था। जिस तरह कोई लीडरशिप हो और बाकायदा, क्योंकि ऐलान किया गया था कि 31 जो है मई को जो है वो 30 से 31 को जो है वो बगावत की जाएगी, लेकिन वो 10 को हुई। मंगल पांडे ने शायद किसी और ने वो 10 को शुरू कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज नहीं किया जाए। दूसरी बात यह कि सिंध का इलाका बहुत दूर जो सरहदी इलाका था, वहाँ पर इस तरह के कम्युनिकेशन के जो ज़राए नहीं थे कि वहाँ क्या हो रहा है यहाँ तक बातें पहुँची। अखबार पे सेंसर लगी हुई थी और ले के जो लोग खतूत लेके आते थे, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस सिंध में हम देखते हैं खामोशी नज़र आती है। तो ये एक नया जो अंग्रेज़ जो नए तरीके से आया था, लोग मीरों के टैक्सों से, उनके तरीक़ेकार से, हिंदू की अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी सिंध में, और उनको दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर रखा गया था। और नाउमल के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। उसके बाद फिर नाउमल ने बहुत ज़्यादा साथ दिया अंग्रेज़ का, और हम इसे जिसे कहते हैं कि नाउमल ने बहुत गद्दारी की। लेकिन जो मीरों के साथ मीरों के लोग थे, जो खैरपुर के मीर थे, जो इनके मुशीर थे, वो जो अंग्रेज़ के साथ मिले हुए थे, उनको कोई नहीं कहता। एक ही नाउमल में नज़र आता है, हम उसको पकड़ते हैं। इस वजह से हिंदू था, उसने गद्दारी, उसने तो अल्लाह का जो मेरे साथ किया है। उसके बाद डॉक्टर अम्बार के 3 रास्ते थे, या तो चुप करके बैठ जाता या मुकाबला करता या किसी और का इंतज़ार करता। तो वो मुकाबले की पोजीशन में नहीं था, खामोश हो नहीं रहा। जब अंग्रेज़ आया उसने उनकी मदद की। तो अक्सरियत हिंदुओं की थी, तो वो भी इस वजह से हमें जो है वो अंग्रेज़ के मुकाबले में नहीं आ रहे थे। तो खुद मीर भी जो है वो बटे हुए थे बहुत सारे। ये पहली मरतबा हम सुनने में आ रहे हैं कि जो
चार उपकरण जो वीरों के एक तक के चारों बैठते थे, एक दूसरे का एतबार नहीं था उन लोगों के, एक बैठे 3 महीने के लिए 3 महीने के दूसरे को बैठाएं, इस तरह भी नहीं था। ये बड़ा तक का चारों एक जगह एक टाइम में बैठते थे उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि सिंध में उस तरह जो जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो शोरश नज़र आ रही है, तो ये सिंध में हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मेहरबानी आप दोस्तों की। शुक्रिया। मज़ीद बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो अब तक जाहिर नहीं हो पाई आम तौर पर जो रिसर्चर्स हैं उनके सामने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिसर्चर अपनी तहकीक को जो है वो सामने भी लेकर आए आम लोगों के इस्तेफादे के लिए। कलमती का यही कमाल है, सादा बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं, मगर बोले चले जाते हैं और नई दुनिया सामने आती चली जाती है। तबीयत ठीक नहीं है तो कम बोलें। मैं आप यहाँ आएंगे रियाज या वहीं से बैठ कर बात करेंगे? अब देखिए रियाज जो है सारे मामले में क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में हम इसको नजमा माइक को चेंज कर देना हम अभी करो। उसकी जो वो थी सही लगी नहीं, चल रहा है अभी चल रहा है। जी अब आवाज़ आ रही है? जी ये जो 1857 के ऊपर जो पहले मैं अपनी पोजीशन बता दूँ फिर बात ही करूँगा कि मैं इसे जंगी आज़ादी नहीं, मैं समझता हूँ इसको जंगी आज़ादी कहना एक बहुत ही मिसलीडिंग काम है। इसको और तहरीक खिलाफत को की वजह से मेरा ख्याल है हम जिस दलदल में फंसे हैं आज भी फंसे हुए हैं, और उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करूँगा। और ये भी नहीं मैं कहता कि ये गदर था, मैं गदर कहने वालों को नहीं हाथ नहीं, जो इसे गदर कहते थे उनको भी मुझे लगता है कि वो अपने जुल्म को छुपाने के लिए इसको गदर कहते थे। लेकिन इसको जंगी आज़ादी कब कहना शुरू किया, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं आपको बताऊँगा कि एक मंशूर के बगैर, एक पार्टी के बगैर, एक लोगों के जत्थे का जिसमें अक्सरियत जो है वो फौजी बगावतों की है, अगर 1857 की अंदर से फौजी बगावतें निकाल दी जाएँ तो शायद इसका जिक्र तारीख में बहुत छोटा है। दूसरे जो बड़ा तबका इसके अंदर अशराफ का था उसके मतलब की बात करूँगा, और जिन जिन ने लिखा उनकी भी बात करूँगा। और फिर तीसरा वो लोग थे जो या तो उनको अपने मज़हब के ख़त्म होने का डर था, उनको लगता था कि मज़हब उनका ख़त्म हो जाएगा, और या फिर उनमें वो थे जो अपने मज़हब को फैलाने के लिए जिस तरह मिशनरी थे जो कुछ वो कर रहे थे वो उसका भी उसके अंदर असर था। तो इसलिए इसका उन्वान है कि क्या 1857 के वाक़यात को अवामी और जमहूरी नुक्ता नज़र से कौमी आज़ादी की तहरीक करार दिया जा सकता है। बिलअमूम पंजाब और बिलखसूस धरती पाइंदे रहेगी, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये पंजाब या पूरा पंजाब, कश्मीर और ये पूरा पाकिस्तान समेत काबुल के ये सारा इसको रामायण से लेके मुख्तलिफ वक्तों में धरती पाइंदे कहा गया। रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि हम पहलवियों के देश से आए और पहलवियों के देश से हम धरती पाइंदे रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप इब्ने बतूता को पढ़ें तो उसमें भी इसको धरती पाइंदे रहेंगे, वो 1300 कुछ में आया था। और इससे पहले अगर आप ग्रीक सोर्सेज देखें तो उन्होंने इसको पेंटापोटामिया कहा, जिस तरह मेसोपोटामिया है 2 दरियाओं के दरमियान सरजमीन, इस तरह ग्रीक ने इसे पेंटापोटामिया कहा। इन सब के हवाले मौजूद है, जिसको भी चाहिए होंगे मैं देने को तैयार हूँ। और एक मैंने ब्लॉग में आया हुआ पंजाब पंच के नाम से, वहाँ रखे भी हुए हैं।
तो इसलिए बिलम पंजाब और बिलखसूस धरती पाई दरियाई के पस मंजर में 1857 के इर्द फैली सियासत, तारीख, मुदाखलतों और सोशल इंजीनियरिंग का असर नौ जाएगा, ये इसका बना। और शुरू में करूँगा एक काफ़ी से जो माधुराल है काफ़ी कि आशिक हुए का इश्क कमावे, आशिक हुए का इश्क कमावे, रा इश्क दा सुरीदा निका, तागा हुए नाल जावे, कहे हुसैन जे फारग थीवे का खास मरातबा पावे। जो शाह हुसैन है वो 16वीं सदी के शायर हैं। माधुराल हुसैन जी उन्हें कहते हैं पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं और इनकी ये काफ़ी इसलिए मुझे फील करते हैं, मैं अपने जो रेडियो प्रोग्राम है उसमें भी इसको करता हूँ कि ये जो फारिग होना है ये इसके अंदर एक पूरा मतलब है, फिर आपको रास्ते मिलते हैं। और अगर आप देखें जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था कि ला हनेरा जोहल बुरे का चानन ला अकल का, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ों से फारिग होते हैं फिर चानन अकल का लगना शुरू होता है, फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। तो मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें शुरू से बताई जा रही होती हैं, हमें लगता है वो सच है। मुझे लगता है ये 1857 की बात भी नहीं में से ही है, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुई कि हमें लगता है कि सच है, फिर हम इस पर शायद गौर भी नहीं करते। लेकिन जो कहते हैं कि जब फारग थी में तो फिर आप जो है स्टैब्लिश जो ट्रूथ है उसको डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो स्टैब्लिश ट्रूथ को डिकंस्ट्रक्ट करना है, ये अगर आप शायरों और पैगंबरों से लेके आज तक फलसफियों में पूरी दुनिया में लोगों ने इसको डिकंस्ट्रक्ट किया है। और वरना तो जो पुराना था, जो उनके माँ बाप ने उनको दिया था वो वही रखते थे, लेकिन उनको तोड़ा तभी आगे रास्ते बने, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये जो मेरा टॉपिक है 1857, इसके हवाले से मैं 2-3 बातें पहले करना चाहता हूँ कि जो सियासी बयानियाँ होते हैं, पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसमें और हिस्ट्री के अंदर बहुत फर्क है। जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मद्देनजर रखें। अगर आपको लगता है कि आपके नैरेटिव के अंदर कोई चीज़, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो आप अभाम पैदा कर देगा, या आपको लगता है कि उस हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से आपका सारा नैरेटिव खराब हो जाएगा, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करते। मिसालें भी मैं दूंगा, बड़ी बड़ी किताबें जो हैं सियासी हिस्ट्री की जो हमारे यहाँ पर लिखी गई, उनके ऊपर फिर क्रिटिक भी लिखी गई बात। खासतौर पर जो मीरा ठाकुर की किताब है उसमें बहुत अच्छी क्रिटिक उन ऑथर्स की है जिनको हम पढ़ते रहते हैं, जिनमें उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर चीज़ों को मिन्हा किया, जिनमें खासतौर पर मैं कहूँ जो तलाशी हिंद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उसके अंदर बुद्धिस्टों के कत्लेआम के ऊपर 2 लफ्ज़ नहीं, जबकि मुसलमानों के आने से 200 साल तक यहाँ पे बुद्धिस्टों का कत्लेआम होता रहा। पूरा हमारा जो इलाका है सिंध पंजाब से धरती पाई यही कहते हैं, ये बुद्धिस्ट इलाका है। शायद हमारे यहाँ पे बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम भी आया था तो यहाँ पे अक्सरियत बुद्धिस्टों की थी, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत नहीं थी। ब्राह्मण राज नहीं था, लेकिन एक इलाके थे, लेकिन बुद्धिस्टों की अक्सरियत थी। अगर आप फतूहुल बुलदान के अंदर जो छोटा सा स्कूल का चैप्टर है उसको देखें तो उसमें भी उसका बात बात रहता है। और वो बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्राइब में हैं, वो मुसलमान भी हो गए थे जब उसने जजिया लगाया। जब वो चले गए, क्योंकि फतूहुल बुलदान का राइटर बहुत बाद में आया था, 150 साल बाद, तो इसके बाद जब नया आया तो वो दोबारा बुद्धिस्ट हो गए। जो बयानिए की और तारीख का मसला है उसको इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ के हम तारीख की तरफ जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल लिटरेचर एक खास किस्म की चीज़ों को हमारे जहन में बना देता है। तो उसके बाद फिर हम हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री बहुत बेरहम होती है। हिस्ट्री के अंदर मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि उसने पहले से कोई नतीजा तय ना किया हो। हमारे सामने है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया,
इंडिया में चले जाएं तो लगता है कि अभी यहाँ पे मुस्लिम लड़ाई कोई नहीं, वो लड़ाई कभी कोई नहीं, वो तो जी हमेशा से ही दूध और पानी की नहरें बह रही थी। वो कांग्रेस जो है वो सुबह शाम जो है वो अच्छा मुस्लिम लीग में आए तो लगता है वो मोहम्मद कासिम जब आ गया था वो पहला बंदा था उसको पाकिस्तान बना दिया था, और उसके बाद झगड़े होते रहे। अच्छा दोनों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है ढूंढे हुए हैं, एक अपनी अशोका से तारीख शुरू करता है, एक मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता है, कोई बीच में अकबर को डाल देता है, कोई औरंगजेब को डाल देता है। सारा वो सामू वैसे दोनों में कॉमन है, ये भी बड़ी सोचने की बात है कि ये क्यों कॉमन है। अब उसमें से वो कांग्रेस निकाल देते हैं, हम मुस्लिम लीग निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखना पड़ेगा, एक रिसर्चर के तौर पे, एक हिस्टोरियन के तौर पे देखना पड़ेगा, तो आपको ये तय कर, आपको पहले से ये तय नहीं कर सकते कि इसका नतीजा पाकिस्तान निकलेगा या यूनाइटेड इंडिया निकलेगा। इसको आपको पीछे रखना पड़ेगा। जब तक इसको पीछे नहीं रखेंगे आप तहकीक कर ही नहीं सकते, और जब तक आप तहकीक नहीं कर सकते आप हिस्ट्री के अंदर कदम ही नहीं कर सकते। आप कोई पोलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आप कोई नारे लगा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत सारी बातें जो पोलिटिकल प्रोपेगेंडे के लिए वो करेंगे। छोटी सी मैं बात कह दूं कि यहाँ पे एक बार ये जो मेला था प्राइवेट लाहौर में, हमारे दोस्त हम गाँव में होते थे, सफदर मीर साहब लिखते थे तीनों का नाम था, ये मुझे रात भी चाहती थी, मेरी दोस्ती थी, उन्होंने मुझे बुला दिया, वो मेला था प्राइवेट। उन्होंने ये कहा कि जब इंदिरा गांधी अभी वजीर आज़म नहीं बनी थी, 15 साल की डेथ हो चुकी थी, शास्त्री इलेक्शन होने वाली थी, तो एक हिस्ट्री का बोर्ड जो है वो बनता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री की। तो उन्होंने जो उसके लिए हिस्टोरियन बनाया उनको भी बुला दिया, और उसकी सदारत इंदिरा गांधी से कराई जो अभी वजीर आज़म नहीं थी, लेकिन जाहिर है नेहरू की बेटी थी, तो उसको सबको पता था उसी में वजीर आज़म बनना है। उसमें ये डिस्कस, अब जो बेटी बैठी हुई है तो उन्होंने तकरीर ये पेश की कि तलाशे हिंद जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, और एक थी कैसे खतूत जो है इंदिरा गांधी के नाम के, तो बाद में यहाँ पे तारीख के दूसरा के नाम देते। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है ना वो 8वीं से लेके 12वीं तक के टैक्स निकालने करते हैं, 2-2 चैप्टर करते थे। तो वहाँ पे कुछ 10-12 बंदे बैठे थे और सबने बहुत तारीफ की। अब बेटी बैठी है, उसको कहा जा रहा है कि बाप जो है उसी किताब को शामिल कर दें, इसलिए हर किसी ने कहा कि ये बहुत जबरदस्त आई है और ये जो है हिंदुस्तान की तारीख जो है बच्चों को पता चलेगी। तो देखिए उसने मुझसे पूछा कि आप भी बताएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए इतनी अच्छी तजवीज़ है, 15-17 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उनके जेहन में नहीं मिल जाती। फिर उसने ये कहा कि ये पोलिटिकल प्रोपेगेंडे की किताब है, इसका हिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन ये पोलिटिकल प्रोपेगेंडे यहाँ पे उसने लिखा है कि बुद्धिस्टों के कत्लेआम पे एक जुमला नहीं है, 200 साल तक वो कत्लेआम होता है। ये हमारे यहाँ पे अक्सर जो 9 बजे के हमारे दोस्त हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काम तो सारा पंजाबी में नैनसुख के नाम से लिखते हैं, उन्होंने उनकी तहकीक है इसके ऊपर 9 बजे की खबरों को ये गुज़िश्तों में कर दिया है, उनकी मैथ्स के लिए और 200 साल मुसलमानों के आने से पहले। अब इतने बड़े कत्लेआम को इसलिए छोड़ दिया उन्होंने कि जाहिर है उनकी जो पोलिटिकल नैरेटिव वो बना रहे थे वो अशोका से शुरू करके, वो क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ने मारा है, तो वो ब्राह्मणों ने मारा है तो फिर वो हिंदुत्व वाले तो उसी वक्त उनके पीछे पड़ गए थे, तो वो फिर छोड़ना पड़ता है पोलिटिकल। फिर ये है कि वो अपने बच्चों को दी नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए खास किस्म का टेक्स्ट बनाया जाता है जो बच्चों को समझ भी आ जाए। तो उन्होंने मतलब इस तरह उन्होंने आर्गूमेंट देकर दिया है कि इस तरह की किताबों को टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं बनाना चाहिए, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है, बच्चे खराब होते हैं, उनको समझ नहीं सकते। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव और हिस्ट्री का फर्क है वो हमारे यहाँ पे इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी हमने इसी तरह कोशिश की कर दी, और उसके नतीजे के अंदर वो हम ना हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाई जा सकती, वो भी उससे भी बच्चे खाली हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट लूज कर देते हैं।
अब जो हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वो भी उसको भी आप इसी मिसाल के साथ रख के देखने को बहुत बात समझ आ जाती है। पंडित साहब की जो किताब है जिसकी मैं बात कर रहा तलाशे की, इस पे जब 150 साल हुए थे 1857 को, तो एक किताब बाहर से छपी थी जिसमें इरफान नबी का और उसमें भी उन्होंने ये सवाल उठाया था, क्योंकि पंडित साहब की जो किताब तलाशे हिंद है 1946 में छपी थी और इंटरनेट पे अवेलेबल। इंटरनेट की वजह से बहुत सारी सहूलत मिली है, आपको बहुत सारी चीज़ें archive.org पे मिल जाती हैं और ओरिजिनल चीज़ें पढ़ने से ये असल बता जाता है, उसके ऊपर तबसरे पढ़ने से भी शायद चीज़ें खराब हो जाती। तो तलाशे हिंद में जो 324 से 328 तक का है उस पर पंडित साहब ने जो है बताया, पंडित साहब लिबरल एक डेमोक्रेट थे, केडियन सोशलिस्ट थे, मतलब यूरोप से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा 1857 की बात करते हुए कि ये लड़ाई जागीरदारों, नवाबों और सरकारदारों की अपने खत्म होते मुफादात की तरफ से, जिसमें खाल खाल नेशनलिज्म खाल खाल अल्फाज उनके लिए कि ये मतलब एक और अगला दिन है। ये दुरुस्त है कि इस दौरान अंग्रेजों ने बड़े जुल्म किए, मगर ये वाकयात जागीरदारों का रद्द अमल थे, जिनकी रहनुमाई भी जागीरदार कर रहे थे और वही लड़ भी रहे थे। अवाम को कोई नहीं जीती। अवाम का कहना जो है ना, अवाम असल में शामिल भी बड़ी बात में हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में। उस वक्त जो है वो एक खास जो है तबका अशराफ की लड़ाई में। अच्छा, एक साल के बाद पंडित साहब दे रहे मतलब 46 में किताब से भी 47 में वहां पे जो है मीटिंग हो गई कि इंडिया की कौमी जैसे के लिए क्या करना चाहिए, और उसके अंदर ये बात हुई कि जनाब अब इसके लिए कोई नैरेटिव बनाना है। अब ये वही पॉलिटिकल नैरेटिव का जो हिस्ट्री का बाजार है। अब पॉलिटिकल नैरेटिव क्या बनना चाहिए? तो ऐसा बनना चाहिए जिसमें हिंदू के मुसलमान लड़ाई तो मुसलमानों से लड़के मुस्लिम लीग जो भी थी, मुसलमानों की जमात थी, उसको मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वोट भी मिला था बेशुमार, इवन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी उसको वोट मिली। तो अब इश्यू क्या है कि मुसलमान जो इंडिया में रह गए उनको भी तो जोड़ना है, वो भी तो इंडियन है ना, उनको भी जोड़ना है। तो क्या किया जाए? तो एक नैरेटिव बनाया जाए 1857 के। 1800 पंडित साहब जो 1 साल पहले तक ये कह रहे हैं कि ये तलकादारों की लड़ाई थी, ये नवाबों की लड़ाई थी, इसमें खाल खाल नेशनलिस्ट में अब वजीर आज़म बन गए। यूटर्न तो लेना पड़ता है ना वजीर आज़म बन गए, बड़ी मजबूरी थी। तो पंडित साहब ने 1955 में एक बोर्ड भी बनाया, उस बोर्ड को बेशुमार पैसे भी दिए। फिर जब उसके 100 साल मुकम्मल होते 1957 में, तो फिर बहुत बड़ी तकरीबात भी की 1800 में। तो वहां से ये जंगे आज़ादी की जो है ना, इसकी सरकारी हैसियत शुरू हुई, वरना सरकारी हैसियत अभी नहीं थी। इवन पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ओन करते थे, लेकिन वो कदामत पसंद करता है। वो मुस्लिम नेशनलिस्ट भी थे उसके अंदर और हिंदू नेशनलिस्ट। और पहली किताब वैसे तो सैयद अहमद खान की किताब भी है, और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब उन्होंने जो कन्वर्शन का मसला है उस पर बात की है कि जी हमारी इखलाफ को ये खतरा है कि ये हमारे बच्चों को नसीब कर दे। तो ये खतरा जो है क्यों पैदा हुआ? क्योंकि 1829 में सती का कानून आया। जब सती का कानून आया तो हिंदुओं ने बहुत प्रोटेस्ट की, अशराफ ने, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ सैयद अहमद खान जैसे भी थे, वो जो राजा राममोहन राय और इस तरह के लोग थे, जो बड़े मॉडर्न बनते थे, जो समझते थे कि सती गलत हो सकती है, लेकिन उसको हुकूमत खत्म करेंगे आप तो उसका रिएक्शन है। तो बहरहाल वो जो सती का कानून था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये हिंदू मत में मदाखलत का आगाज है। बेंटिक था, बेंटिक ने किया, फिर बेंटिक ने दूसरा काम उसी बेंटिक ने, लॉर्ड बेंटिक ने ये किया, फिर फारसी खत्म कर दिया। एसेंशियली यहाँ पे फैलाएगी बात कि फारसी मुसलमान हिंदू है, हालांकि फारसी में मुसलमान भी लिखते थे, फारसी में हिंदू लिखते थे। हिंदू को शायर फारसी के उसकी किताब से की, वो मुगल पीरियड से तब तक बेशुमार शायर, लेकिन उसको एसेंशियली नैरेटिव ये दिया गई क्योंकि प्ले करता था हिंदू मुस्लिम तजाद जो है उसके साथ प्ले करना उसे आता था।
ये जो मजहब कार्ड पाकिस्तान में बड़ा होता है या वो मोदी आ गया है, ये सारा पैदा करने में कलोनियल हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पहले दिन से मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है और हमारे बहुत सारे जो मजहबी नैरेटिव यहाँ पे चल रहे, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम हो, उसको पैदा करने में बड़ी मेहनत की है। ये बहुत काम जो यहाँ पे हमारे मजहबी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे कर रहे हैं जो जेम्स मिल कह गया था। जेम्स मिल की चीजों को भी जो मिला था पर नहीं पहली दफा लीगल होती है और उनका 1966 का कर दिया था, जिसको इंडिया में भी किसी ने नहीं करेगी, क्योंकि हमें तो जो अंग्रेज कह गया हमें वही लगता है ठीक है, उसके अलावा तो हमें चीजें पसंद नहीं आती। तो उसका प्राइड एंड प्रेजुडिस जो पेपर है 1966 का, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये जेम्स मिल ने 1924 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, 1932 में खत्म हुआ। उस किताब के अंदर उन्होंने पहली दफा बताया कि एक हिंदू दौर है, मुस्लिम दौर। अब वो बादशाह भी कभी मुसलमान हुए, जो बादशाह अपने भाई को मार देता है, जो बादशाह अपने जो है वो बाप को मार देता है, जो भी उसके इक़्तिदार में आता है वो उसको मार देता है, उसकी कोई कौमियत, उसकी कोई वो हो सकती है, उसकी कोई कौमियत नहीं होती, वो बादशाह होता है। अगर आप अल-बेरूनी को पढ़ें या फरिश्ते को पढ़ें, उसने तो कोई नहीं कहा कि वो मुस्लिम हुक्मरान है। इनको मुस्लिम हुक्मरान अंग्रेजों ने कहा और इसको मुस्लिम अहद कहा, गजनवी से लेके इसको मुस्लिम अहद कहा, और उससे पहले के सारे अहद तो हिंदू है। अच्छा, वो बुद्धिस्टों का इतना लंबा राज रहा है यहाँ पे, वो कहाँ से हिंदू है? बुद्धिस्ट भी हिंदू हो गए। ये जो अब लेकिन ये नैरेटिव उन्होंने फैलाया, एक हिंदू राज है, एक मुस्लिम राज है। आज के तमाम हिंदुत्व के लीडर, आज के तमाम इस्लामिस्ट, वो उस मुस्लिम राज और हिंदू राज की दुनिया के ऊपर, उनकी सारी पॉलिटिक्स, उनके सारे नैरेटिव अंग्रेजों से बाहर इसलिए बैठे थे क्योंकि वो उसी के अंदर बैठे थे। उन्होंने आज तक इसी को डिकंस्ट्रक्ट किया कि यहाँ पे कोई मुस्लिम राज नहीं था। अच्छा, फिर यही वो टाइम है जहाँ पे फारसी को खत्म कर रहे हैं, वहां पे मिशनरी इदारों को पैसा दिया जा रहा है। मिशनरी इदारों को जो पैसा दिया जा रहा है तो जाहिर हो किस लिए दिया जा रहा है, कौन क्या उन्होंने कामयाब किया। तो एक तरफ सलामत पसंदों का ये फियर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके अंदर आपको एक जगह भी मिलती है, आपको नजर आता है वो फियर गलत नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपना मजहब चेंज कर देते। कोई बंदा जब एक एजेंडे के तहत आपका मदद नहीं, और वो भी हुक्मरान है जो आपकी गर्दन के ऊपर बैठा है, तो उसका रिएक्शन तो होगा। तो वो मिशनरी जो है, अब चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, ये दो आप नेट में निकालने पड़े, आपको पता चल जाएगा। और फिर ये कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के क्रिश्चियन ना दें, कहीं किसी को प्रोटेस्टेंट सूट कर रहे हैं, किसी को प्रेस्बिटेरियन सूट कर रहे हैं, किसी को कैथोलिक सूट कर रहे हैं। मतलब प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो वीकेंड चर्च थे उसके बंदे आए, इन्होंने पाबंदी लगा दी रात और उन्होंने वो रणजीत सिंह के पास आ गए, उन्होंने यहाँ चर्च बना दिया। तो मतलब ये है कि वो जो मिशनरी काम करते, और शायद जिसको हम देखते नहीं, वो लॉर्ड मेकाले वो पहला बंदा है जिसने असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि तालीम को मजहब के लिए इस्तेमाल ना करें। लॉर्ड मेकाले के खिलाफ हमने तो बहुत बाद में एहतजाज शुरू किया। जो पहला एहतजाज उसके खिलाफ हुआ, जो लंदन में हुआ, वो पादरियों ने किया कि ये हमारे पैसे बंद करा रहा है। अब वो उसने जो बातें कही होंगी वो भी होंगी गलत, लेकिन जो उसने ये बात कही, ये बात बुनियादी तौर पर उसने कहा कि इससे जो है ना काम खराब हो जाएगा। छावनियों वाली बात तो मैंने कर दी। फिर ये कि यहाँ पे मैं एक थोड़ी बात करूंगा कि यहाँ पे रियासत जो है वो लाहौर पर बात है, रणजीत सिंह 50 साल में पूरे इंडिया के अंदर सब फारग हो चुके थे, सब अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। 50 साल वो रजिस्ट किया। हमारी हिस्ट्री के अंदर दो लाइनें नहीं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। थोड़ा सा तो गौर करना चाहिए कि 50 साल एक रियासत खड़ी रहती है और उसके खिलाफ उन्होंने जिहाद तक करवाया। उसके खिलाफ हिंदुओं से जो काम करवाया वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रॉयल बंगाल आर्मी की भर्ती लेने के लिए
जो कुछ उस रियासत के खिलाफ कराया वो मैं अभी कहूँगा जनरल जो थे वो अपना लफ्ज जो उसको कमांड करता था उसने अपनी बायोग्राफी में लिखी। मैं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जिस तरह मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया है उसकी बहुत सारे हवाले उन्होंने खुद ही लिखे। उनकी जो बायोग्राफी में वो उसमें नहीं लिखते गलतियां या इस तरह की चीजों में नहीं लिखते, लेकिन उन बंदों ने अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें लिखी है। और ये देखें कि आप पंजाब में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो अब बाद में बात कर देंगे। पंजाब के कब्जे के बाद ये चीन की मुहिम में यहाँ पे पहुंचे रॉयल बंगाल 1852 क्रीमिया में लेके गए। जो क्रीमिया की जंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया में जो जंग हुई रूस के खिलाफ हुई 1856 में, उसके अंदर ही यहाँ से फौजी लेके गए। ये किराए के फौजी ये एकदम इनकलाबी कैसे बन गए, इसके ऊपर भी तो गौर करना है ना। ये आपने देखा हमारे सामने, ये तो हमारे कल की बात है कि यहाँ पे तालिबान जो है रातों रात इनकलाबी बन गए। और कैसे बने थे इनकलाबी? क्योंकि उनकी नौकरियां खत्म हो गई थी, उनका प्रोजेक्ट अमेरिका ने भारत कर दिया था। जब अमेरिका ने ये कहा कि जनाब जिनेवाई बात है तो एक्चुअली उनको खारिज कर दिया था। वो अमरीकी उस वक्त वो एंटी इंपीरियलिस्ट उस वक्त नहीं जाते, वरना तो वो वेस्ट पूरा वेस्ट और पूरा अमेरिका जो है उसके साथ मिलकर रूस को खत्म करने का जिहाद कर रहे थे। मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये फौजियों की मुलाजमतें क्या हुआ है। वो सिपाही म्यूनिटी भी कहते हैं, सिपाही भी से कहते हैं, फौजी भी कहते हैं, सब इसका वो सब तो एक ही होता था। और फिर अब ये देखें कि 1849 में पंजाब 1850 में नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर पिंडी में बन गया। और वो एक मैसेज है नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर पिंडी में बनने का, जिससे हमारा जीएसटी बना गया। कंटिन्यूटी तो हमनी की है ना, जो मर्जी हम कर, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदालतें, हमारी ये सारी वही जो बुलाती हैं। अब वो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो बनने का मतलब ये है कि उनका रुख आमू ऑफिसर से करता है। और इसकी मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगा। ये उनका नैरेटिव बहुत क्लियर था वो क्या करने आ रहे हैं। वो कलकत्ते से दिल्ली और दिल्ली से काबुल की तरफ रुख क्यों उन्होंने किया हुआ है, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये क्या होता है, सारी चीजें। जो लोग नेपोलियन की जंग में मारे हुए थे उनको पता था। वेंचुरा एक था जो रणजीत सिंह का कमांडर था, उसने लिखा है कि फ्रेंच था कि मिस्र गया नेपोलियन की वॉर 1812 में रूसियन को शिकस्त हुई और उसमें वो टूट गए। उसके बाद वो वाटरलू हुई। वाटरलू का इतना काम नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें यही पढ़ाया है कि वाटरलू के अंदर ही बड़ा कुछ हुआ। वाटरलू उसके मुकाबले में कोई जंग नहीं थी जो उसको शिकस्त रूस में हुई, बहुत बड़ी शिकस्त, उसकी फौज टूट गई। उसके बाद उसके फौजी जो है वो पूरी दुनिया में गए और वो हर जगह ढूंढते थे कहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा है, और वो उसमें शामिल गए। मिस्र गए, मिस्र की गवर्नमेंट को देखते हुए वहां से माइंड किया। ईरान गए, ईरान की गवर्नमेंट ने माइंड की। और फिर पंजाब गए, रणजीत सिंह की फौज, जनरल कोर, मंजूदा 25 बंदे हैं जो आगे बढ़ते हैं। उनको पता है कि मोर्चा जो है असल जो है वो यहाँ पे लग रहा है, और उन्होंने कहा कि ये एक ही अंपायर है जो अंग्रेज के साथ मुकाबला कर रहा है। जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग उनको पता नहीं। 1857 में उनको याद आया था सारा, वो चाहे झांसी की रानी हो या जो भी हो, उनको 10 साल पहले किसी को नहीं पता। वो कैसे कौन इसको ढूंढेगा कि वो अंपायर तो मौजूद है जो 1801 में बनी, 1799 में बयान। जैसे ही आप देखें टीपू सुल्तान के खत्म होने से वो अंपायर कर दिया 1799, और उसके बाद वो 1849 तक 50 साल तक रहे। अब इसलिए कि वो पंजाब के अंदर अंपायर है इसलिए उसका कर दिया। मतलब देखें, आपको देखना पड़ेगा इन चीजों को। मतलब 162 साल हो गए, 1800 साल। मेरा अपना ये ख्याल है अभी तक हमने इसके ऊपर वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए। कौन से तबकात इसके अंदर शामिल, ये भी आप कह रहे थे, आवाम कहीं भी नहीं थी।
कौन से लोग शामिल थे उसके अंदर। जैसे ही आप उसको बनाते हैं, तबकात की लिस्ट बनाते हैं, आपको समझ आ जाती है कौन कौन सा क्यों शामिल थे, उसकी भी आपको समझ आ जाती है। और अगर आप कभी, मैं थोड़ा बताऊंगा, ब्रिटिश असेंबली के अंदर होने वाली डिबेट पर हमारी सारी तारीख जो खासतौर पर अंग्रेजों के आने से है बात, उसमें आप जरूर, और आपको ये बता दूं कि अंग्रेजों की असेंबली की सारी डिबेट ऑनलाइन हो गई 1805 से लेके और आज सिर्फ मुजाहिरा अगर आपको मिल गया, वो डिबेट इतनी करामद, मैंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब के हवाले से इतनी चीजें सुनी, क्योंकि वहां पे जब बात हो रही होती थी ना, वो असल जो उन्होंने करना होता था, यहाँ पे तो उन्होंने लॉलीपॉप दे दी होती ना, एक शुगर कोटेड गोली पकड़ा दी, हमें हमें रिसर्चों के जरिए पकड़ा दी, मौलवियों के जरिए पकड़ा दी, पंडितों के जरिए पकड़ा दी। लेकिन वहां पे तो उनको डिबेट करनी पड़ती थी और बताना पड़ता था कि अंपायर को कितना फायदा होता है इस काम के अंदर। अगर आप सिंध पे कब्जा करने क्या होगा, पंजाब पे कब्जा करने क्या होगा, वहां पे तो पूरा रिकॉर्ड देना पड़ता था। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सारी बात के चार, एक तो इसका पस मंजर है, जो पस मंजर है इसका, वो आप यूं समझें कि औरंगजेब की डेथ से शुरू होती है और 1856 तक। तो मैं मुख्तर करके बात करूँगा, लेकिन इसको समझे बगैर आपको ये नहीं समझ आ सकती कि 1857 में जो हुआ वो यही होता है, उसको समझना बहुत दूसरा जो इसके अंदर वो वाकया है 1857 का, जो उसके अंदर क्या हुआ, और उसके लिए मेरा अपना ये ख्याल बहुत अहम है कि हमें ब्रिटिश असेंबली में जो हो रहा है उसका पता। उस वक्त ऐसी उन्होंने असेंबली के अंदर जबान इस्तेमाल की हुई है कि वो जबान ही काफी है समझने के लिए। हम तो कहते हैं ना हमारी असेंबली अच्छी नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है, मैं जलियांवाला बाग में भी बात देखी, पर अपने आप को तहरीर याफ्ता कहने के लिए बड़े लोगों को अंग्रेजों से भी हम निकली है, हम भी एक दूसरे को जो है ना वो घटिया कह के फिर तहरीर याफ्ता कह रहे, लेकिन ये आई उधर से इस कदर, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चों को मारना जायज है। 21 साल के 3000 बच्चों को फांसी दी, असेंबली रिकॉर्ड में पेश किया, और उनका जायज है, एक उनके लॉर्ड ने खड़े हो गए इसलिए कि इन्होंने हमारे बच्चों को मरे होंगे उनके बच्चे, लेकिन मतलब ये आर्गुमेंट बना देना और असेंबली में खड़े होकर इसमें तकलीफ करना और फिर दुनिया को जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देना। असल तो ये है कि हम जैसे लोग भी हैं वो ये समझते हैं कि वो उन्होंने जस्टिस बड़ी उनकी लोग, उनकी पता नहीं अदालती निजाम कितना जबरदस्त, उन्होंने टाउट पैदा किए पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में आने में टाउट पैदा किए, और हमारी स्टैब्लिशमेंट है वही टाउट पैदा कर रही है, इंसान नहीं पैदा किए। इंसान तो आर्गू करते हैं, टाउट होते हैं जिन्होंने हुकूमत नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। तो 1857 के दौर के अंदर तहरीरें लिखी गई, गालिब की दस्तक वो है, उसका हमारे दोस्त जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके बयानिए पे असर पड़ गया, क्योंकि उसने उन जो भी इनकलाबी थे उनको उसने सीधी सीधी जो है उसने ये भी बताया है कि उसके भाई की जब डेथ हो गई तो उसकी लाश दफनाने के लिए वो नहीं निकल सकता था, और उसने कहा ये यहाँ कहते पंजाब से फौजें आई, पटियाले की फौजें थी, और पटियाला हमेशा महाराजा रंजीत सिंह के खराब करा, पुराना उनका मुलाजिम था। पटियाले की पटियाले की फौजें आई हैं तो खुदा का शुक्र मैंने अदा किया, और मैं अपने भाई को जो है ना जरूर एक दिन हो गया बस लाश मेरे को दूंगा उसको दफनाना था। अब दस्तम वो एक किताब है, उसने डायरी लिखी है, चले अंग्रेज को खुश करने के लिए लिखी, तो गालत नहीं है ना, गालत को भी मानी जा रही है, 1800 साल को भी मानी जा रही है, तो फिर डीकंस्ट्रक्ट करें, समझे कि उसने भी तो कुछ लिखा है ना, महज खुश करने के लिए गए थे उसको ही करने, लेकिन आपने उसको छुपा दिया, सामने नहीं आनी चाहिए। फिर और भी चीजें हैं जो उस वक्त लिखी गई, उस वक्त लिखी जो था वो पंडित मालविया, वो पहला शख्स है जिसने इसको फर्स्ट लॉ
मुस्लिम नेशनलिस्टों की बात नहीं, और फर्स्ट वॉर एंड इंडिपेंडेंस का किताब लिखी, यानी उसको कॉन्फ्रेंस में हमारे साल में होता था, बाद में वो किताबी खत्म में अवेलेबल है, वो भी ऑन रिकॉर्ड अपना नेट पे भी अवेलेबल है। अब उसमें वो इसको एक सती का रिएक्शन, और इसको ये मंगल पांडे को वो हिंदू करेक्टर दिया। ये तो बाद में जब कांग्रेस ने मिलन वर्तन का एक बनाना था ना नैरेटिव, तो उसके अंदर पंडित उसको सालों को मुसलमानों को उनको मिला दिया, वरना वो उन्होंने अपना हिंदू नैरेटिव बनाया। मुस्लिम नैरेटिव ये था कि जनाब ये मुगल जो है ये मुस्लिम विरासत की, अंग्रेजों ने जो है ना मुसलमानों से हुकूमत की, जितने मुसलमान वो थे सबको पता है। और फिर वो तो औरंगजेब के बाद जो कुछ हुआ उसको मैं थोड़ा बता दूंगा। मुगल को पता नहीं काफी खत्म हो गए हुए थे, बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल ताजदार कहना इससे बड़ी तारीखी गलत। 3 नस्लों से वो पेंशन दे रहा था, उसके दादे ने पेंशन नहीं की। 1803 पे दिल्ली को कब्जा हो चुका था। 1801 में उन्होंने अवध की पूरी रियासत का थोड़ा ऐसा गड्ढा मदद दिया था और पूरे कब्जे हो। इन बातों को जो है, फिर इसका जो एक हिस्सा है वो ये है कि 1858 से लेकर 1947 तक किस तरह इस नैरेटिव में चेंज हुआ है। अब जो तशरीह कर रहे हैं, जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी गदर था, तो वो भी ये थी वो कहते हैं गदर था और वो उसके हक में किताबें लिखती हैं। फिर कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो जगह जाती थी, फिर वो, और फिर जो इसका आखिरी हिस्सा वो है कि अगस्त 47 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कुछ किया और किस तरह इसको एक और रंग, नया रंग इसका बचा, और हमने इसके अंदर जो है ना बहुत सारा रंगों का डाला था। देखिए जब ये औरंगजेब का टाइम है, बिल्कुल उसकी डेथ के बाद का बात है, तो आप देखिए यहाँ पे यूरोपी नौबादियाती हमलों का या मजाक पुर्तगालियों से काम शुरू हुआ, डच आए, फ्रेंच आए, तो लाकर अंग्रेज। ये बड़ी बादशाहों के टूटने का भी है, और ऐसी छोटी बादशाहों के बनने का जमाना है जो जुग्राफिया दे। ये कलोड़ों का टाइम है, जिनके अंदर हाकम बने वो भी यही टाइम, पंजाब में जो मिसलें बनी वो भी यही टाइम, अवध और दक्कन की जो रियासत बनी वो भी यही टाइम, 1710, 1720, 1730 मिसलें बन गई पंजाब में, वो भी यही टाइम। तो ये असल में मतलब मुझे ये लगता है कि ये इनफॉर्मल जो है ना ये भी है, इनफॉर्मल बड़ी बात से आते टूट रही। ऑटोमन मेरा ख्याल आखिरी बड़ी बात से आती है दुनिया में टूट रही, नई फॉर्म बन रही। हम इसे क्या कहते हैं, तो आइफर मलूकी का, यानी बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इसलिए हमने तो आइफर मलूकी कह दिया कि हमें तो मोड़ों की अजमत का भी तो पहाड़ा याद करें, वो पहाड़ा ना याद करें तो हमारे। तो ये छोटी छोटी रियासतें बन रही थी, रियलिटी है। यदि अगर आप शाह वलीउल्लाह को भी पढ़े तो उनको भी बड़ी बादशाहों के टूटने का काम किया है। उस वक्त के लोगों को, जमालुद्दीन अफगानी को पढ़े उसको भी यही काम है। इनको ये समझ, मेरा अपना ये ख्याल है, नहीं आ रही थी उस टाइम पे कि बड़ी बादशाह के बाद क्या होगा अगर ये टूट रही, क्योंकि जब ये टूट रही होती है ना, रूस टूट रहा है, इंडिया भी टूटा, कुछ हो ही गया ना, उसके बाद पाकिस्तान भी टूटा, उसके बाद भी कुछ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब टूट रहा होता है तो आपको समझ नहीं आ रही, जो उस कंटेम्परेरी रहते लोग होते हैं खासतौर पे, उनको लगता है पता नहीं आगे क्या, तो आइफल मलूकी कहते हैं क्या, मतलब उसकी नई रास्ते निकला। लेकिन जो हम 100 साल बाद तो उस टाइम की है ना, या वो बाकी लोग, तो आप आज भी वही करी जा रहे हैं, बड़े बड़े दानिशवर काम कर जा रहे हैं, तो आइफल मलूकी फैले रियासतें बनी, उन रियासतों ने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट, और उन्हीं में से फिर सूबे और मुल्क बने बात। अभी थोड़ी सी बात उन्होंने भी की, जो हम हमलावर कह रहे हैं, हमलावर कह रहे हैं, ये भी बड़ा मेरा अपना एक बहुत हित है।
अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, तो कंधार क्या है, तो कंधार में उसने हल्का है, अलग उसने पर्शियन जुबान लिखा है, अब वो पख्तूनों का निकल है। लेकिन वो अपने आप को उस हलफ में उसने कहा कि मैं किंग ऑफ पर्शिया बनना चाहता हूँ। ये जो हमने बाद में नेशनलिज्म पैदा किए ना, चाहे वो पंजाबी नेशनलिज्म हो, जैसलमेरी हो, चाहे कोई भी हो, इन नेशनलिज्म के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। इन नेशनलिज्म ने पुरानी तारीख को अपने मुताबिक कर दिया, बजाय इसके कि पुरानी तारीख को उसी तरह रहते आज की बात करते हैं। इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब वो अहमद शाह अब्दाली यहाँ से आया पंजाब से 1753 या 54 में मराठे यहाँ पे आए, उन्होंने लाहौर को पकड़ा 3 महीने के लिए पकड़ा। फिर वो लेकिन वो जो 3 महीने का कब्जा है, अब हमारे उस बैरूनी हमलावर के किसी के मुताबिक मराठे का बैरूनी हमलावर, और ये जो मेरी गुआट से हमें टक्कर दिया है, ये बैरूनी हमलावर है। ये भी जॉर्ज जेम्स मिल की पैदावार है। ये बात सारी बात उन्होंने हमें कहा बैरूनी हमलावर, हिंदुओं को ये कहा ये मुस्लिम हमलावर है, उनको कहा ये मुस्लिम हमलावर है सारे। बल्कि उन्होंने ये नैरेटिव बनाया जो आज तक इंडियन मुस्लिम का प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं, और सारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि मुसलमान तो हमलावरों की पैदावार है, ये मुसलमान सारे वो लोग हैं जो हमलावर आए थे और यहाँ के लोगों को उन्होंने और लोगों को उठा लिया, उन्होंने पैदा हो गए। और अब हमने तो ये घर बात की, वो कहते हैं मुहिम, इनको हमने दोबारा हिंदू कर देना है। तो ये जो मतलब सारा नैरेटिव है, इसके अंदर अंग्रेजों ने बनाने में पूरा काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अंग्रेजों के बाद या अंग्रेजों से लड़ते रहे, उन्होंने भी इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया। तो अब हमला, अब ये नादर शाह आ गया। आपको पता है कि नादर शाह जो है वो 1737 में, फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले आके हुए। तो अब वो मुगल कहाँ पे थे उसको, अगर वो मुगल अम्पायर है, अवध की बन गई, दक्कन में बन गई, बंगाल के नवाबों की इलाज बन गई, ये भी 1720 में बन गई, पंजाब के अंदर ये जत्थेदारियों का और नस्लों का सिलसिला बन गया। अब ये सारे सिलसिले बनते जा रहे हैं, और उधर नादर शाह अफशार और फिर अहमद शाह अब्दाली भी आ रहे हैं। 1750 तक ये सारे काम 60 तक हो रहे हैं। कहाँ गए मुगल, वो कहीं थे भी। और फिर जो प्लासी की जंग से लेके और बक्सर की लड़ाई 7 साल है, 1757 से 1764, उसके अंदर तो इतनी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, वो कहते हैं इज्जत रह गई थी, वो भी रुल गई। आप उसको बहादुर शाह जफर तक ले जा रहे हैं, वो तो 1750 तक बड़ी मुश्किल से आता है, दिल नहीं मानता। या आपने जो है ना उसको लेके जाना है वहां तक लाजमी, कि उसको आप किसी तरह आखिरी मुगल का आज लग गया है। हो सकता है कुछ लोगों को औरंगजेब पसंद ना हो, है नहीं। अरे यहाँ पे हम पढ़ाते रहे, औरंगजेब को बना देते थे वो कोई और बंदा, और दाराशकोह को बना देते थे कांग्रेस पार्टी का बंदा है। बाद में पता चला कि वो सारे एक ही जैसे थे, बादशाह थे। जब मैंने वो दाराशकोह के ऊपर भी याद है किताब पढ़ी, उसने लिखा कि जब उसने बीमार हुआ है शाहजहां, तो दाराशकोह ने भी उसको शाहजहां को जो है 3 महीने के लिए हाउस कर दिया था। सूफी होना पढ़ना लीड का लीड पढ़ती है सारा कुछ करती है, लेकिन रहती वो लीड ही है। ये हमारे अपने तजर्बे में भी यही है। तो ये बैरूनी हमलावर, मुस्लिम हमलावर, देखिए जब सरहदें नहीं है, सरहदें नहीं, तो फिर ये हमलावर का कॉन्सेप्ट अजीबोगरीब लगता है। हमने सरहदें अभी बनाई उस एरिया में, हमारे फिक्स बॉर्डर नहीं थे, लार्जर बॉर्डर होते थे। कई ये हिंद का इलाका बहुत बड़ा, उसमें कभी कोई शामिल भी हो रहा है, निकल भी रहा है, जो जहां पे कब्जा कर रहे थे उसका इलाका हो जाता था। बादशाह तो यही होता था। उसको हमलावर कहना जो है वो हमलावर एसेंशियली नेशनलिज्म से जुड़ी होता है, और नेशनलिज्म जो है वो बॉर्डर के बगैर, नेशनलिज्म में बॉर्डर होता है। नेशनलिज्म का खुदा बॉर्डर है, बॉर्डर ना हो तो नेशनलिज्म मारे हुए। तो इसलिए ये टर्में अंग्रेजों ने दी और हमने इसको अब तक ये रखा। इनका ताल्लुक है बहुत 1857 से, इसलिए मुझे ये बता। एक बात बड़ी मजेदार है कि जब उन्होंने ये कहा कि अहमद शाह अब्दाली मुस्लिम हमलावर है, बैरूनी हमलावर, तो उसने आपको एक और बात भी कह दी कि जिन इलाकों से अहमद शाह अब्दाली आ रहा है वो आपके इलाके में, हालांकि धरती पाइदर आई का वो आज भी काबुल जो है उसी में आगे करता है,
लेकिन अंग्रेजों ने तो चिल्ड्रन लाइन बनानी थी ना, अंग्रेजों ने तो यहाँ पे कुछ और सोचा हुआ था करने का, तो उन्होंने उसको काट दिया। लाशऊरी तौर पे हिंदुओं ने उसे मुसलमान कह के और मुसलमानों ने उसको वैसे कह के कि जी ये जो है हमलावर है। हमलावर का मतलब है कि बाहर क्या है, यानी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की जो लैंड है वो बाहर से उधर नहीं है, इधर है। मतलब ये एक ही नैरेटिव के जरिए बहुत अच्छी तरह वो बहुत कुछ आपको लाशऊरी तौर पर भी बता देंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 में और मराठों की लड़ाई 1761 में हुई, 1757 में प्लासी हुई। इन तीनों जंगों के बाद क्लाइव की हुक्मरानी कायम हो गई। यानी जो थोड़ा बहुत असर था अब बिल्कुल जो भी मुगल तक बैठता था वो दक्षिणी प्रभाव था। दक्षिणी प्रभाव समझ कि दक्षिण की जाती है उसका आगे काम नहीं होता, तो बाजू बना बैठा होता है, तो वो दक्षिणी प्रभाव बन गई। जाहिर है उनके पास आप उनको मतलब अब ये जो लड़ाई थोड़ी बहुत हो रही है वो मैसूर के अंदर, मैसूर में एक बात क्या है वो रिजिस्ट कर रही है 1799 तक, वो भी फारिग है। मुगल तो वैसे फारिग हो गए, ये मैसूर वाले भी फारिग हो गए। अवध के साथ उन्होंने 1778 से काम शुरू किया, 1801 में मुआहदा किया बताएगा उसके साथ, और उसके तहत उसको बंगाल में उन्होंने पहले कब्जा कर लिया। अब वो इलाके जो है सारे जो दिल्ली से परे आप वो सारे उन्होंने कब्जा कर लिए। ये उनका ख्याल नहीं था कि यहाँ पे एक और बात है, और उस टाइम के ऊपर ही रंजीत सिंह की बात करते हैं। जितना अंग्रेज को रंजीत सिंह पे गुस्सा है इस सिलसिले में, उसको पहले दिन से उन्होंने सिखम पाया था। उसकी जिस आबादी में वो बैठा था उसमें एक्चुअली 70% जिस इलाके में वो बैठा था, अभी आप कहते हैं ना हिंदू अंग्रेज सिंध में यदि जितने पार्ट मैं जितनी चीजें पढ़ी हैं हिंदू अक्सरियत में नहीं थे, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत थी। जब इन्होंने बंबई के अंदर किया तब जाके वहां पे हिंदुओं की अक्सरियत हुई, और इसीलिए जिन लोगों ने सिंध को बंबई से अलग करने की तहरीक चलाई, यहाँ के बुनियाद पर हिंदू ने उसको आज तक आज भी सरशारवाद हो या ये सरबगुजार हो, उनके खिलाफ होते हैं। ये जो लाहौर दरबार है ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी ताकत होती है। 1804 में इसमें जनरल लेक था और एक बंदा था जसवंत राव, जो ये आपके हरियाणा है तो उधर का था, लेकिन हरियाणा के इलाके में शुरू था और बहुत बड़ी हुक्मरानी थी, आधा राजस्थान का इलाका। उसके साथ जब उसको पटियाला महाराजा पटियाला वगैरह ने जेलों का साथ दे उसको उससे खिलाफ कार्रवाई की तो भाग के रंजीत सिंह ने जेलों का उसका मुआहदा कराया 1804। और ये वही टाइम है जब हिस्टोरिकल तफाकात, वही टाइम है कि 1799 के बाद नेपोलियन का राइट, और नेपोलियन के राइट जब भी आप अपनी हिस्ट्री को जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसके साथ और दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसके साथ अगर आप जोड़ के नहीं ना पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी लार्जर पॉलिटिक्स आज भी समझ नहीं आती। आज तो इंटरनेट का दौर है, हमें पता है वो ट्रम्प कौन है और कुशनर कौन है और मोहम्मद बिन सलमान कौन है और वो क्या करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमें समझ आ जाती है। लेकिन है उस वक्त भी यही पॉलिटिक्स, एक लार्जर पॉलिटिक्स है, फिर उसके टेंडर में नीचे फिर आप उनको चेक करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से कौन लिंक कर रहा है, वो लिंक करना बड़ा जरूरी है, वो नहीं बंदा समझ नहीं आती। अभी जो मैं अबैदुल्ला सिद्दीकी साहब ने काम किया वो बाहर में जाते थे उनको भी समझ में आती, उन्होंने लिखा कि मैं तो कुएं का लड्डू बन जाता, समझ ही ना आती। उन्होंने लिखा दहरिया रूस से लेके मुकद्दस जहाज तक हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी, हर एक के अपने अपने मुफादात है। तो इंडिया में जो कुछ होता है वो इंडिया में नहीं करना है, किसी ने बाहर से नहीं करना। लेकिन एक दौर तक जब बाहर नहीं गए तो उनको यही लगता था कि यार कोई आएगा और वो हमारे मसले हल करेंगे, तो इसलिए उस पॉलिटिक्स को भी देखना होता है। तो जब ये जो इसका राइज ऑफ रंजीत सिंह है उसके साथ राइज ऑफ नेपोलियन
और नेपोलियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने ईरानियों के साथ ताल्लुकात बनाया, उसने रशियन के साथ ताल्लुकात बनाया, उसके उस वक्त ऑटोमन के साथ ताल्लुकात बनाया। तो इनको ये लगता था अंग्रेजों को कि ये लेते जाएगा, ये किसी भी वक्त भी ईरान में आ सकता है, और ईरान आ गया तो सिंध आ गया, और सिंध आ गया तो इसने जो है ना लाहौर बर्बाद कर दिया। ये फियर है जिसका इजहार जो मिक्ताफ है उसकी लाहौर डायरी है उसको खराब कर, और वो मिक्ताफ जो है वो 1809 में रंजीत सिंह के साथ एग्रीमेंट कर, उसका बाप भी मंत्री में बना था, उनकी बायोग्राफी थी, उसके अंदर ज्यादा डिटेल है। और उसने आगे जो शर्तें बेची, 3 शर्तें बेची। पहले तो डराते हैं, ये तो तरीका है आपके हाथ में आता है, वो ये करता है, आपको करे जाए कभी तालिबान से, कभी अलकायदा से, कभी किसी और। तो उन्होंने डराया, उसने कहा नेपोलियन जो है ना वो आ जाएगा, वो आ गया तो हम तुम्हारा साथ देंगे, वरना लोगों के साथ है। तो रणजीत सिंह ने कहा कि ये खुद निकल गए, उसने कहा कि नेपोलियन कितनी देर में, तो इसने बड़ा हिसाब से लगाया जा रहा है, उस जमाने में गुना ट्रेन में कुछ तो हिसाब लगा के उसने कहा कि तुम हाथ में चले। तो जिस दिन अच्छा ये तो बहुत टाइम है, अब देख लिया। तो कहता है उसने मुझे लिखा, उसने कहा मैं तो उसको बिल्कुल सीधा आदमी समझ रहा, ये तो अच्छा भला डिप्लोमेट है। तो इसने मेरे एक अच्छे बदले जो मैं डर को पैदा करके अपने काम में बनाना थे, इसने उस डर को पहले ही पार कर। फिर उसने 2 शराइत भी उसके आगे, वो आज भी है, वो 2 शराइत ये थे कि हमने काबुल किया, हमने ऑक्सेस को हमें रसा, और दूसरी ये थी कि हमारी फौजियों को लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स को भी लिखा हुआ, लेकिन वो ठहरेंगी यहाँ पर तो खाना नहीं गया। कौन सी ऐसी चीज 200 साल से यही कौन समझेगा इस बात को? और वो अंपायर जो खड़ी हो गई है लाहौर दरबार में, उसका नाम है, उसने अपने आप को सिख दरबार भी कहा, अंग्रेजों ने उसे सिख हुकूमत कहा, उसने अपना नाम लाहौर दरबार रखा, लाहौर दरबार का सिक्का जारी किया। लेकिन अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरह पता था कि अब हमें इसको सिख कहने, और पंजाब के अंदर खास तौर पर इंडिया पूरे में हिंदू मुस्लिम तलाक को उन्होंने इस्तेमाल किया, इसी तरह पंजाब के अंदर उन्होंने सिख मुस्लिम तलाक, उनको पता था कि सिख मुस्लिम तलाक जो है उससे हमें बहुत फायदा हो। और फिर जो पटियाला है, पटियाले के महाराजे के साथ वो भी सिख मिल गए उनके साथ। इसी तरह जब सतलुज पार मुआहदा उन्होंने किया उसके साथ 1809 में, उसमें वही बराबर का मुआहदा, उसमें यह है कि अगर हमारे बंदे टाप के उधर चलेगा तुम उनको मार दो, तुम्हारे बंदे टाप के इधर आएगा वो, मतलब उस मुआहदे जितने भी हैं, जितने मौजूद हैं, उनको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगा कि वो कितने सब सरगीर थे, कितने मतलब जहाँ गंदमक मुआहदा जो अफगानिस्तान में कब्जे पर 1878 वो पढ़ने या पढ़कर पता चल जाता है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क मौजूद ही नहीं लगता। ये जितने आए हैं अपना वो क्या था उसका नाम, अब्दुल रहमान और जितने आए थे इंजीनियर, वो सारे उनके बाकायदा कितना घटिया हो गए, इतनी ऐसी शराइत है जिनको पढ़ के पता चलता है। जिसका उनका अवध का जो मुआहदा 1801 वो पढ़ के आपको, तो अब ये जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं अपना आबू की तरफ जाना है 1808 में, वो ये कह रहे हैं, उनको पता है इसको, इसके लिए वो कहते हैं हमारी फ्रंटियर फॉरवर्ड, ये जो हम कहते फिरते हैं यहाँ पे तस्वीर आती है, नई तस्वीर आती है, ये उसी को हराना करते हैं, असल में वही पॉलिसी है। और वो पॉलिसी ये थी कि आपने सिल्क रूट को या बर्बाद करना है या करना है, ये मेरी अपनी मैंने दिने पर तो वो पॉलिसी ये थी कि सिल्क रूट को जो है, क्योंकि सिल्क रूट से आपको बैजेंटाइन एम्पायर से लेके आए थे, आपको सिल्क रूट के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव जो आपके, और उनको लगता है कि सिल्क रूट ने इन लोगों की तरफ ये जितने हमारे बदख्शां, बल्ख, बुखारा ये ऊपर गए थे, ये सारे वही है सिल्क रूट के ऊपर,
हमारे यहाँ पे जो बंदरगाह थी एक ही बड़ी बंदरगाह, इसके लिए अकबर ने कहते हैं जो ये ठट्टा से आगे जाते हैं, और इसका नाम लॉरी बंदर था, और तमाम टेक्स्ट में लिखा हुआ है लॉरी बंदर। इब्ने बतूता जो है वो वहां पे 5 दिन रह के गया। रंजीत सिंह के दरबार में लॉरी बंदर का जो हुक्मरान था, आपको पता है वो कलोड़ों की बात भी नहीं मानता था, वो तालपुरों की बात भी नहीं मानता था, वो अंग्रेजों की बात भी नहीं मानता था। अंग्रेजों को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जब अंग्रेज ने रंजीत सिंह के लिए 2 घोड़े भेजे तो रिक्वेस्ट तालपुरों को नहीं की उसने। जो भक्खर ठट्टा रूट रंजीत सिंह के दरबार में जो किताब है उसमें पिंडी दास बैठा हुआ है, जो पिंडी दास है वो भक्कर ठट्टा रूट का सरबराह है और उसका एक नवाब है, उस नवाब का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। तो वहां पे जो बंदरगाह है वो नेचुरल समुद्र के, आप हम कहते हैं ना गवादर गवादर गवादर, वो समुद्र गहरे समुद्र के अंदर उस खत्म करके एक किताब है मेरा ख्याल है यहाँ पे सिंधी उसमें पढ़ी हुई है जो आती है ना हैदराबाद में, वो पढ़ी हुई है, जोया साहब ने कहा किताब पढ़ी है, मैंने तो नेट पर लेके पढ़ी। वो किताब जो है वो है तारीख ताहिरी पर्शियन में, और उनका पर्शियन टेक्स्ट भी मिल गया 1538 की किताब। फारसी में भी उन्होंने लॉरी बंदर लिखा, इब्ने बतूता ने भी उसको लिखा। अभी ये कहते हैं कि लारी बंदर हो गया, मैं कहा यार तू ना लो तब जगह नहीं लाते ना लो, उसकी अहमियत पे तो जा रहा ना। आपको ये तो पता लगी कि वो बंदरगाह थी और उस बंदरगाह को बंद करके ये कराची शहर जहाँ पे आप बैठे बनाया गया, और ये नैरेटिव दिया गया कि इसको गहरे समुद्र से पीछे होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए, ताकि आपकी जो रिवर चैनल ट्रेड है वो बंदरगाह आपके तमाम दरियाओं से जुड़ी। आपकी रिवर चैनल ट्रेड ब्रायन ह्यूगल को आप पढ़ लें, पाकिस्तान अंग्रेजों के पहले रंजीत सिंह के पीरियड में आया, पूरी उसकी किताब है ट्रैवल इन पंजाब में, उसके अंदर डिटेल है रिवर चैनल। कश्मीर से आप चाहे शुरू कर लें चाहे काबुल से शुरू कर लें, और दरियाओं के साथ साथ रास्ते भी होते थे, और दरिया जो है जाते खुद जो है वो सामान में जाते थे। अब वो रिवर चैनल ट्रेड आपकी जो है उन्होंने बंद की। तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक किताब है जो अंग्रेजों ने लिखवाई अपने कंपनी के बंदों के लिए, वो भी नेट पर पढ़ी है 10 रुपये में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज रिटन बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। वो कंपनी के लोगों के लिए थे ताकि उनको पता चले वो किस में एंड जा रहा है। उसमें जो किताबें हैं उनमें तारीख का फिर जाके मुझे अब वो तारीख तारीख जो है उसके अंदर वो मतलब कह रहे थे पुर्तगालियों ने 3 दफा इस बंदरगाह को आया 1538 में पोर्तुगीज वो पुर्तगालियों का जो आपकी समुद्री सिलसिले है ना उनके ऊपर बड़ी नजर थी, अंग्रेजों ने उनसे ही है। अब वो जो लॉरी बंदर है वो बर्बाद कर दी, और उसके बाद ये 1847 के बाद बना। अब ये सारी बातें 1857 से पहले होती है, मतलब ये आप इसके ऊपर रंजीत सिंह 1839 में मरा। जिस दिन तक वो जिंदा रहा है अंग्रेज ना सिंध पे कब्जा कर सके, ना उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा किया, ना उन्होंने जो है वो कश्मीर पे कब्जा किया, ना पंजाब पे, ना काबुल और कदार पे कब्जा किया। और उसके मरने के बाद आप देखें एक लाइन लगती है, और उस लड़ाई में जो 1839 में बलूचिस्तान पे कब्जा की, ये जो सिंध और पंजाब का बलूचिस्तान का बॉर्डर है, इस पर उन्होंने उनको फौज लेके जाने की पहले कब्जा किया। अब वो सारे जो उनके कब्जे हैं अंग्रेजों के, पहले काबुल कैंपेन में और उसके बाद सिंध के ऊपर 1847 को पूरा कर दिया, और फिर 1846 में कश्मीर को अलग किया पंजाब से, उसको एक अलग रियासत भी अंग्रेजों ने बनाया। वो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट था, जम्मू भी एक डिस्ट्रिक्ट था, हजारा भी एक डिस्ट्रिक्ट था, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसका नाम बल्तिस्तान था, और असल नाम पुराने टेक्स्ट में था छोटा तिब्बत, क्योंकि ये तिब्बत से इसकी शाख आती थी जो सिल्क रूट थी। अब ये सारा कुछ जो है उन्होंने कहा कि गरीबों गरीब रियासत ये अंग्रेजों ने बनाई, और उसके बाद आखिर में उन्होंने 1849 में पंजाब को कब्जा किया।
29 मार्च 1850 पे मुझे खुद जब मैं BA तक पढ़ने के बाद बेशुमार किताबें पढ़नी तो फिर जाके पता चला पहली दफा कि 29 मार्च की मुझे मतलब ये है कि ना आपके टैक्स में ना आपके इनकलाबी टैक्स में ये हमारी जो रेजिस्टेंस का नैरेटिव लेके चलते हैं उन्होंने भी इन चीज़ों को माइनस किया। उनके किसी के कोई मसाइल है, किसी के कोई मसाइल नहीं। अब वो क्योंकि वो सैयद अहमद शहीद की सारी तहरीक जो है उसको अब वो उसके पीछे पूरा नैरेटिव खड़ा है जो लुधियाना प्रेस